हम लोग टॉपिक की शुरुआत करेंगे, उसका नाम होगा चुंबकीय फ्लक्स। सबसे पहले चलिए, दूसरा दिन आज इस पाठ का चुंबकीय फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स, इसको 5B से आप प्रदर्शित करते हैं। देखो बहुत ध्यान से इसको देखना और सीख भी लेना है चुंबकीय फ्लक्स के बारे में, क्योंकि सारा डेरिवेशन इसी पर आधारित आपका है। आप चुंबकीय फ्लक्स पढ़े होंगे ना। देखो आप कह सकते हैं कि एकांक क्षेत्रफल से, एकांक क्षेत्रफल से कोई ना कोई क्षेत्रफल होगा। एकांक क्षेत्रफल से जो गुजरने वाले चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या होती है, उसी को हम लोग चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। सीधा देखो तो नहीं, पढ़ने का मन नहीं कर रहा है ना। एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाले जो चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या होती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, चुंबकीय फ्लक्स। देखो चुंबकीय फ्लक्स एक प्रकार का अदिश राशि होता है। चुंबकीय फ्लक्स एक प्रकार की कौन सी राशि होती है? देखो ध्यान से सब लोग, B बराबर B वेक्टर B इंटू वेक्टर क्या होता है, यही आपका फार्मूला होता है। B बराबर B इंटू A। B क्या है? चुंबकीय क्षेत्र रहता है, और ये आपका क्या है? क्षेत्रफल है। B बराबर होता है B इंटू A, जब वेक्टर हटाते हैं तो cos थीटा। देखो cos आ गया है ना, इसलिए आप इसको अदिश राशि कह रहे हैं। cos आ गया इसलिए आप इसको क्या कहते हैं। अब देखो इसको सब लोग ध्यान से समझो, इसके क्या क्या मात्रक होंगे, क्या क्या इसके मात्रक होंगे। तो देखो ध्यान से, पहला तो इसका मात्रक वेबर होता है, माने मात्रक वेबर लिखते हैं हम लोग, WEBER, वेबर। वेबर मत कहना, वेबर, ठीक है। ये किस में होता है? एमकेएस पत्ती में होता है। आपसे कोई पूछे चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक एमकेएस पत्ती में क्या होता है, तो वेबर करेंगे। चलो सीजीएस में क्या होता है, सब लोग याद करो, मैक्सवेल होता है। क्या होता है? मैक्सवेल होता है, मैक्सवेल होता है। सबको याद हुआ? ये आपसे कोई पूछेगा। एक और बात समझ लो, मैक्सवेल आप कह रहे हो। एक और बात इसमें आपको जानना है कि अब इसका यूनिट निकाल लेते हैं। यूनिट माने बीमा, डायमेंशन निकालते हैं, बीमा का होगा। अच्छा एक चीज़ याद रखना कि एक वेबर बराबर 1 वेबर 10 के ऊपर 8 मैक्सवेल। देखो कई बार ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि 1 वेबर बराबर कितना मैक्सवेल, तो 10 के ऊपर 8 मैक्सवेल होता है। सब लोग याद करो, 1 वेबर बराबर 10 के ऊपर 8 मैक्सवेल होता है। 5B के बीमा का होता है, देखो B इंटू ए लिखे है ना। देखो इसका बीमा निकालते हैं, B इंटू ए हो जाएगा, B इंटू ए। और B के जगह पर आप क्या लिख सकते हो, तो वो खाली बात कर रहे हो बात। कोचिंग का मतलब क्या होता है जानते हो? कोचिंग का मतलब होता है हाथ में किताब होना चाहिए, हाथ में कॉपी होना चाहिए, हाथ में कलम होना चाहिए। कोचिंग का मतलब आज तो तुम लोग जाने ही नहीं। कोचिंग का मतलब कि इससे कोई मतलब है नहीं है, तो कोई मुखलर खींच रहा है, कोई कुछ है, सारा इतना घटिया लड़का आखिर क्यों? क्या करोगे? तुम भी जानते हो कि पिताजी होंगे, वैसे से मेरा भी जिंदगी बीत जाएगा, बीतेगा। ये पढ़ाई से होंगे, बीतवे करिए, मैं कोनो संदेह नहीं कर। आप एक चीज पढ़े होंगे, याद करिए, B बराबर यानी A बराबर आपको पढ़ाया गया होगा BIL, BIL। सुनो ध्यान से। अब भैया B का मान निकालना है, B का, तो B कैसे निकलेगा? B बराबर होता है F अपान IL। देख लो, का आपके ख्याल आएगा कि आपसे कभी भी चुंबकीय फ्लक्स के मात्रक पूछे जाएंगे तो इतना याद रहेगा कि हम जहाँ पर B होगा तहाँ पर F बराबर I इतना लिख करके हल करेंगे। ये सब याद करने के लिए आपको खूब मेहनत करना पड़ेगा। आज जितने भी चीज़ें कल मैंने प्रैक्टिस की कहानी आपको बताई थी, और आपने प्रैक्टिस करके आया, 4 क्वेश्चनों में आपकी हालत खराब हो गई, 2-4 बच्चे ही लगा पाए। दिस इज द वेरी अनयूजुअल फॉर ए स्टूडेंट इफ यू आर नॉट टेक्स एंड नॉट प्रैक्टिस इन द कॉपी एंड द पेन दैट यू आर नॉट सक्सेड इन द लाइफ। आसान नहीं होता ज़िंदगी को जीना, पढ़ना भी बहुत आसान नहीं होता है। किसी के यहाँ 10-10 लाख रुपया, 15-15 लाख रुपया, लेकिन उसके बच्चे देखो सब्जी बेचते हुए पैसा कमा रहे हैं। और समझ रहे हो, क्योंकि ये बहुत ही मुश्किल है पढ़ाई। पढ़ाई देखो, जो पढ़ने वाला बच्चा होता है ना, उसको मेहनत करने की जरूरत नहीं है। बस इतने से ऊपर, बस इतना ही दिमाग, बस इतना ही दिमाग लगा करके, बस इतना माइंड लगा करके पूरा पैसा कमाता है। और जो मेहनत नहीं करता है ना, पूरा ये क्या है ना, यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरा उसको दिमाग लगाना है। दिमाग के साथ साथ ये ताकत भी लगानी। तब आप कैसे जीना चाहते हैं ना, ताकत से जीना चाहते हैं कि दिमाग से कमाने के लिए दिमाग को लगता है यहाँ पर यूज करना पड़ेगा, ये जानिए। बात समझ रहे हो? आप लोग अच्छे हैं ना, मेहनत करिए, गिने चुने आप स्टूडेंट हैं। बात समझ लो। प्रैक्टिस की मैंने कहानी कल बताया था, और आपने उसका प्रयोग भी किए होंगे। चलो ठीक है, आप समझते हैं, हम लोग टाइम नहीं है ना। तो जहाँ भी है तहाँ पर क्या लिख सकते हैं,
बटा आई एल। अच्छा जानते हो बी का तो आपको मालूम, अगर बी का अगर बीमा मालूम होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्टली रख सकते हैं, लेकिन नहीं मालूम है ना, दिक्कत ये बात की नहीं मालूम है, तो ये सब मालूम आपका होगा, यहाँ पर ये लिखते हैं मालूम है। जब क्या करते हैं बल की बीमा क्या होती है, अरे MLT पर -2 याद करो सब लोग, MLT पर -2, धारा क्या होता है ए, लंबाई के क्या होगा L, और ए का क्या हो जाएगा L स्क्वायर, तो स्क्वायर से L कैंसिल, तो क्या हो जाएगा देखो ध्यान से, अच्छा देखो ध्यान से, आपका एक यम है तो यम लिख लो, कितना L बचा है, L यहाँ पे भी है, चलो मान लो इसको काट देते तभी L स्क्वायर बचा, L स्क्वायर, और T पर -2 हो जाएगा, और ए पर क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। चलो तो यहाँ से एक और मात्रक आपके पास निकल रहा है, देखो चुंबकीय फ्लक्स का एक और मात्रक मैं बता देता हूँ। यहाँ पर मात्रक आपका जहाँ एफ है तहाँ लिखोगे न्यूटन, देखो एक और मात्रक निकल रहा है न्यूटन, इंटू ए का क्या आ जाएगा मीटर स्क्वायर, ए का मीटर स्क्वायर, बटा में आई का क्या आ जाएगा एम्पियर, सब ध्यान से देखो, इंटू और एल का क्या आ जाएगा मीटर, और मीटर से स्क्वायर कैंसिल, तो क्या आ जाएगा न्यूटन इंटू मीटर प्रति एम्पियर। तो एक और ये मात्रक आपके पास, देखो चुंबकीय फ्लक्स से संबंधित जितनी बातें आप याद रखेंगे। का जीरो का मान कितना होता है बताओ, एक, अगर का जीरो अगर करेगा ना तो एक आप रखेंगे, का 90 कहेगा तो जीरो रखेंगे। समझो कह रहा है कि एक पिंड का क्षेत्रफल 20 मीटर स्क्वायर है तथा उसके में चुंबकीय क्षेत्र 50 टेस्ला है, कोण 60 डिग्री का बनता है, तो चुंबकीय फ्लक्स आपको बताना है। देखो कितना अच्छा सवाल है, क्षेत्रफल कहेगा तो ये लिखता है ना, क्षेत्रफल आपका 20 मीटर स्क्वायर दिया, देखो इसको थोड़ा सा मिटा कर बता रहे हैं हम आपको, एक न्यूमेरिकल इस पर है, मान लो कोई पिंड है उसका क्षेत्रफल आपका दिया गया है, जब इसको हल करेंगे तो एक का मान कितना दे दिया गया 50 मीटर स्क्वायर, चलो 20 मान लो, 20 है तो 20 लिख लो, और इसका चुंबकीय क्षेत्र जो दिया है 50 टेस्ला दिया गया है, थीटा आपका दिया गया 60 डिग्री का बताना आपको, चुंबकीय फ्लक्स φb का मान। ए विकास है ना, देखो कब बतिया रहे हो, सीखो हिसाब क्या लगाओगे, φb बराबर b इंटू का आ जाएगा ये, ठीक है। देखो ध्यान से जरा सोचो, तुम लोग 6 महीने पहले आप कैसे थे, 6 महीने बाद क्या आप में कुछ परिवर्तन आया, क्या आपने सवाल को धड़ाधड़ लगाना सीखा कि नहीं सीखा, क्या आपने 6 महीने पहले या 6 महीने के बाद आप तुलना कर। इंसान को हमेशा तुलना करना चाहिए कि आगे के जो समय जा रहा है कैसा वो हो रहा है, उसके दिमाग में वृद्धि हो रही है कि उसका दिमाग धीरे पर धीरे और कंट्रोलिंग, अगर कंट्रोलिंग मान नॉन, अगर दिनों ब दिन दिमाग कम हो रहा है तो समझो कि आप लोग तरक्की नहीं कर, वृद्धि करें तो ठीक है। चलिए चलिए बी की जगह पर क्या रखेंगे 50 रखो, ए की जगह क्या लिखेंगे 20 और कास 60, चलिए कास 60 कितना आ जाएगा 1000, 5 दूना 10 और 2 जीरो बढ़ा देंगे, का 60 के मान 1 बटे 2 काट दो 50 और 500, तो φb बराबर कितना आ जाएगा 500 वेबर हो जाएगा, 500 वेबर हो जाएगा, इस तरीके से आपका आ जाएगा। तो इस टाइप के लिए आपको जब भी दिक्कत कोई आपसे पूछे तो बता सकते हैं। देखो अब एक आपके पास बहुत ही प्यारा सा टॉपिक आ रहा है, चुंबकत्व के लिए गॉस का नियम। गॉस का नियम आप सबको याद है ना, वैद्युत के लिए गॉस के नियम पढ़े थे कि किसी भी परिपथ से गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होता है वो आवेश और निर्वात की वैश्विकता के अनुपात के बराबर होता है। लेकिन जब आप चुंबकत्व के लिए गॉस के नियम की बात करेंगे तो चुंबकत्व के लिए जब भी गॉस के नियम की बात करेंगे तो कहेंगे किसी भी बंद पृष्ठ से, तो नोट करते जाए बाबू, तो वही वैसे दुका कर रहे हो मन के सर बाबू, भाई नोट करते चलो, याद करते चलो। φb को क्या कहते हैं चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं, देखो फ्लक्स है फाई से, बी को मतलब चुंबकीय होता है, बी को क्या कहते हैं लिखे हो, ए को क्या कहते हैं, देखो तुम समाज में बैठे हो, बच्चे बोले उसको सुन लो याद आ जाएगा सब, यही होता है मेंटेनेंस, अच्छे संगति में रहोगे ना तो सब कुछ सीख जाता है। चलिए मिटा दे इसको, नेक्स्ट चुंबकत्व के लिए गॉस का नियम। चलिए आगे हम लोग बढ़े, याद है आप लोग को, बताइए चुंबकत्व के लिए गॉस का नियम क्या है, हाँ देखिए हम बता रहे हैं आपको चुंबकत्व के लिए, हाँ बोलो कोई बोलेगा, हाँ राजकुमार बोल रहा है, बोलो। हाँ एकदम सही बोला है। देखो गॉस के चुंबकत्व के लिए, वैद्युत के लिए होता तो कोई दिक्कत नहीं है, चुंबकत्व के लिए गॉस का नियम कहोगे ना तो किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला जो चुंबकीय फ्लक्स होता है, यानी जो φb होता है,
फाई बी का मान जो होता है 0 के क्या होता है, बराबर होता है। किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला, बंद पृष्ठ से गुजरने वाला, बंद पृष्ठ का मतलब पूरा बंद है, बंद पृष्ठ से गुजरने वाला जो चुंबकीय फ्लक्स होता है फाई बी का मान जो होता है वो क्या होता है, 0 होता है, याद करो। आइए अगर गॉस का वैद्युत के लिए गॉस का प्रमेय कहता तब तो फाई ई लिखते, ई का मतलब होता है इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिक का मतलब होता है वैद्युत, फाई बी का मान किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला ये आपका होता है। अच्छा अब आ गया वैद्युत के लिए गॉस का नियम, किसके लिए, वैद्युत के लिए गॉस का नियम। देखो पहले चुंबकत्व के लिए था, यहीं पर लिख दिया गया होगा वैद्युत या विद्युत के लिए गॉस का नियम, गॉस का नियम बोलो, इसको तो बहुत सबको याद होगा, अरे पढ़े ना, फाइव ई बराबर क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। देखो जब ये वैद्युत की बात करेंगे तो फाई ई लिखेंगे, ई का मतलब होता है इलेक्ट्रिक और फाई का मतलब होता है फ्लक्स। तो वैद्युत जो फ्लक्स होता है वह आवेश और निर्वात की गतिशीलता के अनुपात के बराबर, याद करो। जब विद्युत की बात करेगा, विद्युत के लिए गॉस का नियम, तो जो आवेश होता है और निर्वात की गतिशीलता होता है, इसका जो अनुपात होता है वह किसके बराबर होता है, वैद्युत फ्लक्स के बराबर होता है। चलो आ जाओ, अब हमारे पास एक चीज़ आता है जिसका नाम होता है भू चुंबकत्व। बताओ कोई बताएगा, भू चुंबकत्व। आपको याद होगा भू चुंबकत्व का मतलब होता है ना कि पृथ्वी, देखो पृथ्वी जो होती है, पृथ्वी के अंदर चुंबक का गुण पाया जाता है, पृथ्वी के अंदर किसका गुण पाया जाता है, चुंबक का। इसीलिए हम लोग पृथ्वी को, जो पृथ्वी को भू ही कहा जाता है, इसलिए हम इससे भू चुंबकत्व कहते हैं। लेकिन आपको प्रमाण देना है कि क्या पृथ्वी भी चुंबक की तरह, चुंबक के रूप में कार्य कर सकती है, तो आप एकदम बताएंगे एकदम चुंबक के रूप में कार्य कर सकती है। पहला सुनो, जब किसी भी चुंबक को हम लोग लटकाते हैं तो हमेशा वह पृथ्वी के दक्षिणी और उत्तरी ध्रुव की ओर घूम जाता है। इससे सिद्ध होता है कि पृथ्वी के अंदर चुंबक का गुण था, तभी उसने क्या किया, चुंबक को उत्तरी और दक्षिणी दिशा की तरफ क्या कर दिया, घुमा दिया। तो पहला तो ये रीजन होगा। दूसरा ये रीजन होगा कि यदि हम लोग लोहा ले हैं और लोहा को पृथ्वी के अंदर हिला दें, पृथ्वी के अंदर गाड़ दें, तो गाड़ने के बाद आप देखेंगे कुछ दिनों के बाद जब उसमें से हम लोग निकालते हैं तो उसमें किसका गुण आ जाता है, चुंबक का गुण आ जाता है। बोलो समझे कि नहीं समझे आप। और आप ये भी देख सकते हैं कि जब चुंबकीय सुई ले लें हम लोग चुंबकीय सुई ले करके अलग अलग क्षेत्रों में जाएंगे, दिल्ली में जाइए तो उसकी चुंबकीय सुई जानते हैं ना, अरे घूमता रहता है इस तरीके से, जगह आपके धारा नापने के लिए एमीटर का प्रयोग करते हैं। तो ये भी एक प्रमाण होता है कि चुंबकीय सुई अगर मान लो उत्तर प्रदेश में रखेंगे तो अलग इसका दिशा होगा, अलग डिग्री पर घूमेगा। चलो हिमाचल प्रदेश में चले जाओ, अलग डिग्री। तुम्हारी पृथ्वी तो एक ही है, लेकिन पृथ्वी के अंदर चुंबक का गुण पाया जाता है, तभी तो पता चल रहा है कि यहाँ पर अलग सुई है, सुई की दिशा है। यहाँ से हिमाचल प्रदेश में गए तो उसका जो सुई की दिशा है अलग है, यहाँ से मान लो पटना गए तो अलग है। तो जहाँ जहाँ जाएंगे उसकी दिशा अलग अलग बदलती रहेगी। तो अगर आपसे कोई पूछे कि भू चुंबकत्व किसे कहता है, तो आप सिंपल सी बात कहेंगे, जब पृथ्वी के अंदर चुंबक का गुण पाया जाता है तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, भू चुंबकत्व कहते हैं। ये कहाँ लिख रहा है, हाँ क्या सुनो तो ये किसके लिए पढ़ा रहे हैं यार, इन लोगों को सब याद है, जिसको नहीं याद है उसी के लिए तो पढ़ाया जा रहा है ये सब। बताइए कोई आपसे कहेगा भू चुंबकत्व जो पृथ्वी है उसके अंदर चुंबक का गुण कैसे पाया जाता है, तो इसके 3 रीजन बताया गया। पहला ही रीजन है कि अगर चुंबक हम लोग लटकाएं तो वो चुंबक हमेशा उत्तरी और दक्षिण दिशा की तरफ क्या आता है, घूम जाता है, उत्तरी और दक्षिण दिशा की तरफ घूम जाता है। दूसरा इसका रीजन क्या होगा कि अगर हम लोग लोहा ले लें, पृथ्वी के अंदर उसको दबा दें, तो दबाने के बाद जब हम लोग निकालते हैं तो उससे देखते हैं कि लोहा में चुंबक का गुण आ जाता है, तो तब भी सिद्ध होता है कि पृथ्वी के अंदर चुंबक का गुण पाया जाता है। तीसरा आपको ये बताया गया कि चुंबकीय सुई ले लें और चुंबकीय सुई को लेकर के अलग अलग स्थानों पर जाते हैं तो चुंबकीय सुई की दिशा क्या होती है, अलग अलग होती है। इससे भी सिद्ध होता है कि पृथ्वी किसके तरह काम करती है, चुंबक की तरह कार्य करता है। चलिए अब आपके पास आता है भौगोलिक यमोत्तर और एक होता है, पहले तो आपका भौगोलिक अक्ष होता है और उसके बाद से आपके भौगोलिक यमोत्तर होता है। ठीक है, 2 चीज़ें आप देखेंगे इसमें कि भौगोलिक अक्ष किसे कहता है। अच्छा ये बताओ, भौगोलिक मिटा दे सब लोग, याद हुआ सब बताओ। चुंबकत्व के लिए गॉस के नियम, विद्युत के लिए गॉस के नियम, भू चुंबकत्व, देखो जितना चीज़ें आप पढ़ रहे हैं बाबू सब आपको याद होना चाहिए, समझ रहे। काहे नहीं के याद हो पाओ, सर दिमाग इतना तगड़ा, सारा काम हो जा रहा है लेकिन ये काहे नहीं के याद हो पाओ। हाँ मैंने बहुत ऐसे लोग होते हैं जो मेंटली ध्यान नहीं देते हैं, शारीरिक काम करने के लिए बहुत अच्छा लगता है। अच्छा मान लो आपसे कोई कह दे, सिंपल से बात सुनिएगा ध्यान से कि भौगोलिक अक्ष किससे कहता है, भौगोलिक अक्ष किसी को याद है, अक्ष किससे कहता है, जहाँ चुंबकीय अक्ष बताए थे ना,
चुंबकीय अक्ष किससे कहते हैं? चुंबक के उत्तरी ध्रुव दक्षिण ध्रुव को मिलाने वाले, वही है। इसको भी कहेंगे कि पृथ्वी की जो उत्तरी ध्रुव है, देखो ऊपर उत्तरी ध्रुव होता है, इधर उत्तरी है, नीचे दक्षिणी है। आप इसमें देखते होंगे सब पूरब होता है ना, ये पश्चिम है। तो मुख्य रूप से तो कई दिशाएं होती है। तो भौगोलिक माने जो पृथ्वी की भौगोलिक दिशाएं होती है, ये उत्तरी दिशा है, ये दक्षिणी दिशा है, ये पश्चिमी दिशा है, ये पूर्वी दिशा है। और इस दिशा को मिलाने वाली जो क्या होती है, रेखाएं होती है, उसी रेखाओं को हम लोग क्या कहते हैं? भौगोलिक अक्ष कहते हैं। उसी रेखा को हम लोग क्या कहते हैं? भौगोलिक। देखो रेखा जो दिख रहा है उसी को भौगोलिक अक्ष कहते हैं। याद करो, याद होगा। कहोगे जो पृथ्वी के ध्रुव होता है, चाहे आपका उत्तरी ध्रुव हुआ, दक्षिणी ध्रुव हुआ, इसके मिलाने वाली जो रेखा होती है, या पश्चिमी और पूर्वी जो ध्रुव देख रहे हैं, इसको मिलाने वाली जो रेखा होती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? भौगोलिक अक्ष कहते हैं। उसको हम लोग क्या कहते हैं? भौगोलिक अक्ष कहते हैं। सबको याद हुआ का? भौगोलिक यमयोत्तर आ जाओ। भौगोलिक यमयोत्तर के अगर बारे में कोई कहता है, देखो आपका दूसरा हेडिंग ये आ रहा है, भौगोलिक यमयोत्तर। भौगोलिक अक्ष तो जानिएगा है ना, भौगोलिक देखो ये सब आता है। यमयोत्तर, यमयोत्तर, भौगोलिक यमयोत्तर के मतलब ये होता है कि देखो जो भौगोलिक, सुनो, भौगोलिक जो ये अक्ष देख रहे हैं, जो इसका ऊर्ध्वाधर तल होगा, ये मान लो ऊर्ध्वाधर तल है, ठीक है ना, तो इसी को भौगोलिक यमयोत्तर कहते हैं। माने भौगोलिक अक्ष जो तल होता है, जो ऊर्ध्वाधर तल होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? भौगोलिक यमयोत्तर कहते हैं। सब लोग याद करो, उसी को हम लोग कहते हैं भौगोलिक यमयोत्तर, ठीक है ना। चलिए सब आपको याद होगा। चुंबकीय अक्ष भी याद होगा। चुंबक के उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा। मान लो कि चुंबकीय अक्ष आपसे कोई क्या, इसके पहले आप पढ़े भी है, चुंबकीय अक्ष। चुंबकीय अक्ष किसे कहता है? देखो ध्यान से एकदम सब लोग याद करो। चुंबक है, चुंबक जान है, यस है, और इसको मिलाने वाली जो रेखा होती है, जो रेखा आप देख रहे हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? चुंबकीय अक्ष कहते हैं। चुंबकीय अक्ष कहते हैं। चलिए भू चुंबकत्व के तत्व। तो भू चुंबकत्व के कितने तत्व होते हैं? 3 होता है ना। एक दिक्पात कोण। देखो आपसे कोई पूछे कि पृथ्वी के कितने तत्व होते हैं, माने पृथ्वी के, यहाँ पहले ऐसे लिख लो, पृथ्वी छोड़कर भू चुंबकत्व लिख लो। भू चुंबकत्व के तत्व, भू चुंबकत्व के तत्व। ये बताओ भू चुंबकत्व कितने तत्व होते हैं? 3, 1 2 3। पहला क्या होता है? दिक्पात कोण, दिक्पात कोण। दूसरा क्या होता है? नति या नमन कोण, नति या नमन कोण। तीसरा क्या होता है? चुंबक का क्षैतिज घटक, चुंबक का क्षैतिज घटक, चुंबक का क्षैतिज घटक। 3 कोण आपके रहे। दिक्पात कोण, उसके बाद आपका क्या रहा? नति या नमन कोण या चुंबक का क्षैतिज घटक। तो देखो चुंबकीय यमयोत्तर याद करो सब लोग। चुंबकीय यमयोत्तर, देखो अभी आपने पढ़ा था ना, चुंबकीय यमयोत्तर और जो भौगोलिक यमयोत्तर होता है, यही है। इसके बीच बनने वाला जो कोण होता है उसको क्या कहते हैं? दिक्पात कोण कहते हैं। याद करो, याद हुआ? क्या कहोगे? चुंबकीय यमयोत्तर, जो चुंबकीय यमयोत्तर रहता है, चुंबकीय यमयोत्तर, यमयोत्तर। और जो भौगोलिक यमयोत्तर है, भौगोलिक यमयोत्तर, इसके बीच में जो बनने वाला कोण होता है, जो बनने वाला कोण होता है, उसी को हम लोग कौन सा कोण कहते हैं? दिक्पात कोण कहते हैं। तो चुंबकीय यमयोत्तर और भौगोलिक यमयोत्तर के बीच में जो कोण बनता है उसको हम लोग दिक्पात कोण कहते हैं, ठीक है। नति कोण किसे कहते हैं? नति कोण किसे कहते हैं? चुंबक के क्षैतिज, देखो चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र और इसके क्षैतिज घटक, मान लो क्षैतिज घटक है, ये क्षैतिज घटक है। कोई भी माना चुंबक है, चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र और जो इसका क्षैतिज घटक है, इसके बीच में जो कोण बनता है उसी को नति या क्या कहते हैं? नमन कोण। चुंबक का क्षैतिज घटक, चुंबक के कौन सा घटक? क्षैतिज घटक। तो कल इसके चुंबक के क्षैतिज घटक के बारे में हम लोग जिक्र करेंगे, ठीक है। कोई भी आपसे पूछे तो बता देंगे। कल हम लोग क्षैतिज घटक के बारे में कल तो बहुत अच्छा चीज़ आपको आने वाला है, समझ रहे बात को। तो इसके बारे में कोई आपसे पूछेगा तो बता दें। चलिए आई तो नहीं, आपको 5 मिनट हिंदी पढ़ा दे तब आप जाइए।